साथियों नमस्कार, मैं पतंजलि मिश्र इस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं वह विषय है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा, और इसका भाग 1 लेकर मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूं। साथियों, हम भाषा के महत्व को अपने जीवन में तो जानते ही हैं, और इसी वजह से, इसी कारण से भाषा आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद भी विभिन्न शैक्षिक दस्तावेजों का अभिन्न हिस्सा रहा है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी इसका अपवाद नहीं है। इस दस्तावेज में भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और इस बात का हम अंदाजा इस बात से ही लगा लेते हैं कि प्रोफेसर यशपाल ने इस दस्तावेज के प्राकथन में ही यह बात कही कि मुझे उम्मीद है कि हम बच्चों का उनके घर और परिवेश की भाषा के साथ औपचारिक शिक्षा में प्रवेश जैसे विचार पर सक्रिय रूप से कुछ कर सकते हैं। वह आगे कहते हैं कि मातृभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है कि बच्चों को उनके अपने ज्ञान सृजन में सक्षम बनाने में सामाजिक, आर्थिक और जातीय पृष्ठभूमि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन दो बातों से हम यह बात समझ सकते हैं कि प्रोफेसर यशपाल जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाषा का ज्ञान सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं से और दूसरों से बात कर, शब्दों के माध्यम से ही वे अपने यथार्थ का सृजन तथा उसकी समझ बनाना शुरू करते हैं। सीखने की प्रक्रिया के लिए भाषा के विविध आयाम को समझने और उसे स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की क्षमता हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। भाषा को केवल संवाद का ही साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक ऐसे माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया गया है जिसके द्वारा हम अधिकांश ज्ञान हासिल करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो काफी हद तक हमारे आसपास के यथार्थ को हमारे मन में निरूपित करने के लिए ढांचों में व्यवस्थित करती है। यह हमारी पहचान को चिन्हित करती है और समाज में एक स्थान भी दिलाती है। भाषा एवं अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम अर्थ निर्माण के साथ साथ बोध और ज्ञान के विकास की संभावना भी तैयार करते हैं। साथ ही वे सांकेतिकता, वर्गीकरण, स्मरण और दर्ज करने संबंधित आधार का भी निर्माण करते हैं। बच्चे के लिए भाषा का विकास अस्मिता बोध के विकास और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता के विकास का समानार्थी होना है। न केवल लिपि वाली मौखिक भाषा बल्कि लिपिहीन भाषा, सांकेतिक भाषाएं, ब्रेल जैसी लिपि और प्रदर्शन कलाएं भी अर्थ और अभिव्यक्ति का आधार तैयार करते। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम NCF 2005 भी कहते हैं, द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता से होने वाले संज्ञानात्मक लाभ की तरफ इशारा करता है। लिखने, बोलने, सुनने और पढ़ने की भाषिक क्षमताएं स्कूल के सभी विषयों और अनुशासनों के शिक्षण से विकसित होती हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बच्चों के ज्ञान निर्माण में भाषा के बुनियादी महत्व को समझना बेहद जरूरी है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में त्रिभाषा फार्मूले को पुनः लागू किए जाने, बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता देने की अनुशंसा की गई। इस दस्तावेज में घर की भाषा को समझते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि घर की भाषा के अंतर्गत बड़े कुनबे की भाषा, आसपास पड़ोस की भाषा इत्यादि, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से घर एवं समाज के वातावरण से ग्रहण करता है। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है। वे न केवल उन भाषाओं को सही बोल लेते हैं बल्कि उनका उचित उपयोग भी कर लेते हैं। यहाँ तक कि भिन्न प्रतिभा वाले बच्चे जो बोल नहीं पाते, वे भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए उतने ही जटिल वैकल्पिक संकेतों और प्रतीकों का विकास कर लेते हैं। भाषाएं एक प्रकार से स्मृति कोश का काम करती हैं, और इस दस्तावेज में इस बात पर बल दिया गया है कि भाषाएं जो स्मृति कोश के रूप में काम करती हैं, जिसमें अपने सहवक्ताओं से विरासत में मिले संकेतों के साथ साथ अपने जीवन काल में बनाए संकेत भी शामिल होते हैं। ये वे माध्यम भी हैं जिनसे अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है।
इसलिए इनका मनुष्य के विचार और उसकी अस्मिता से गहरा संबंध होता है। वास्तव में उनका अस्मिता के साथ इतना गहरा संबंध होता है कि बच्चे की मातृभाषाओं को नकारना या उनको मिटाने के प्रयास उसके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप की तरह लगते हैं। प्रभावी समझ और भाषाओं के प्रयोग के माध्यम से बच्चे विचारों, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा अपने आसपास के संसार से अपने आप को जोड़ पाते हैं। एनसीएफ के अनुसार एक सृजनशील भाषा शिक्षक द्वारा बहुभाषावाद का उपयोग एक संसाधन के रूप में कक्षा की शैक्षणिक योजना बनाने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाना बेहद जरूरी है। यह न केवल एक सहज उपलब्ध साधन का श्रेष्ठ उपयोग है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का एक तरीका भी है कि प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा में सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर, साथ ही भाषाई पृष्ठभूमि के कारण कोई भी पिछड़ने न पाए। आगे इस दस्तावेज में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत की भाषिक विविधता को एक जटिल चुनौती के रूप में देखा गया और में भारत सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता को एक ऐसे संसाधन के रूप में स्वीकार किया गया है जिसकी तुलना किसी भी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती ही है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं नहीं पाई जाती। संरचना के स्तर पे वे इतनी भिन्न हैं कि उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में आसानी के साथ वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनके नाम हैं इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन और अंडमानी। ये भाषाएं आपस में सतत संपर्क और संवाद भी करती रहती हैं। अनेक भाषिक और सामाजिक भाषिक विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारत में विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को समृद्ध करती रही हैं। शास्त्रीय भाषाएं जैसे कि लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल और संस्कृत विभक्ति प्रधान व्याकरण के मामले में और सौंदर्य बोध की दृष्टि से काफी समृद्ध रही हैं और हमारे जीवन को प्रदीप्त करती रही हैं, क्योंकि अनेक भाषाएं उनसे अपने शब्द ग्रहण करती हैं और स्वयं को समृद्ध करती हैं। एनसीएफ 2005 ने त्रिभाषा फार्मूला को भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास माना है। इसे एक ऐसी रणनीति के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे कई भाषाएं सीखने के मार्ग को प्रशस्त कर, इसे कार्य और भाव दोनों रूप में अपनाने की आवश्यकता पर इस दस्तावेज में एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। त्रिभाषा फार्मूले के प्राथमिक उद्देश्य को व्याख्या करने के क्रम में यह दस्तावेज बताता है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार है। एनसीएफ 2005 ने भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव के प्रसार हेतु कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। पहला दिशा निर्देश जो दिया गया है वह है कि भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं, बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी, ताकि बहुभाषिक कक्षा को संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सके। बच्चों की घरेलू भाषा या भाषाएं स्कूल में शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए। यह दस्तावेज आगे कहता है कि अगर स्कूलों में उच्चतर स्तर पर बच्चों की घरेलू भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था न हो तो प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा अवश्य घरेलू भाषाओं के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि हम बच्चे की घरेलू भाषाओं को सम्मान दें। इस दस्तावेज में संविधान की 350 के मुताबिक इस धारा में कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और त्रिभाषा फार्मूले को
उसके मूल भावों के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दे। गैर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे हिंदी सीखते हैं, लेकिन हिंदी प्रदेशों के मामले में बच्चे वह भाषा सीखें जो उस इलाके में नहीं बोली जाती है। इन भाषाओं के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत का अध्ययन भी शुरू किया जा सकता है और बाद के स्तरों पर शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं से परिचय करवाया जा सकता है। इस दस्तावेज में इस बात पर बल दिया गया है कि यदि हम भाषा शिक्षण के लिए स्कूल में कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें और याद रखें कि भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती हैं और हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में इसका स्वरूप बदलता रहता है। शिक्षा में भाषाओं के लिए आदर्श यही है कि उनका इसी संसाधन के आधार पर विकास किया जाए और साक्षरता के विकास के साथ लिपियों में ब्रेल को भी अकादमिक भाषा के रूप में इसे विकसित करने के लिए समृद्ध किया जाए। जिन बच्चों में भाषा संबंधी अक्षमता हो उनके लिए मानक संकेत भाषा अपनाई जाए, जिससे उनके सतत और पूर्ण विकास को समर्थन मिलता रहे। विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता की पहचान से उनका स्वयं के और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। मित्रों, इस सत्र में इतना ही। अगले सत्र में इस दस्तावेज में और भाषा के संप्रत्यय संबंधित और कौन कौन सी बातें कही गई हैं, कौन कौन सी प्रमुख बातें कही गई हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मित्रों, इस प्रकरण से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी लेक्चर रिकॉर्ड हो, जो भी भाषण YouTube पे अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।